हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर दिसंबर 2018 के पेपर को, जिसके अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन है, जिसका पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था और आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। सेकंड, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। थर्ड है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। फोर्थ, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम बात करें पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक की भूमिका की, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। कि जो टेक्स्ट बुक है या पाठ्य पुस्तक है वो एक राज्य या राष्ट्र में एक रूपता बनाए रखे, तो ये गलत होगा कि एक राज्य या एक राष्ट्र में समान टेक्स्ट बुक चलें। ठीक। सेकंड है, वे अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करें। ये भी गलत होगा कि जो टेक्स्ट बुक है वो एक शिक्षक या माता पिता को मार्गदर्शन ही प्राप्त करे। ठीक। थर्ड है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ये भी गलत होगा कि वो संसाधन रहित हो। फोर्थ है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। हाँ, ये इसका आंसर होगा कि जो हमारे सीखने के संसाधन है, ये संसाधन है, उनमें से पाठ्यपुस्तक एक संसाधन है। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किए। मतलब कहने का ये है कि जो एनसीएफ 2005 है, उनका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग करता है वो किसके बेस पे करता है। फर्स्ट है व्यवहारवाद के अनुसार, सेकंड है रचनावाद, थर्ड है संज्ञानात्मक सिद्धांत, फोर्थ है मानवतावाद। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो एनसीएफ है, एनसीएफ कहता है कि जो बच्चा अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है या बिल्ड करता है तो वह कंस्ट्रक्शन के माध्यम से करता है। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, मतलब बच्चे को मोटिवेटेड कब समझा जा सकता है। फर्स्ट है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। सेकंड, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। थर्ड, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। फोर्थ, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है कि बच्चा मोटिवेटेड कब होता है। जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। जी नहीं, ये गलत होगा कि एक बच्चा अगर डिसिप्लिन में या अनुशासन में, जरूरी नहीं कि वो मोटिवेटेड भी हो, क्योंकि अनुशासन एक टीचर उसको डांट कर भी रख सकता है। ठीक। और सेकंड है, वे सभी उपस्थिति में नियमित है। ये भी गलत होगा कि अगर वो रेगुलर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मोटिवेटेड हो। ठीक। थर्ड है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट शिक्षक से प्रश्न पूछता है, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होता है। ठीक। इसका आंसर होगा थर्ड। फोर्थ इसका होगा नहीं कि वो एक डिसिप्लिन में या फिर वर्दी पहन के या स्कूल के ड्रेस में वो स्कूल आए तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड नहीं हो सकता। ठीक, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कहने का मतलब यह है कि बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है। हो सकता है कि चार ऑप्शन सही हो, लेकिन इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा है। ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। सेकंड, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। थर्ड, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। फोर्थ, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम बात करें बच्चों के अधिगम में सुधार की, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। हो सकता है शायद इससे भी नेक्स्ट अगला ऑप्शन वो हो सके अच्छा। ठीक। अगला ऑप्शन है सेकंड,
कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षा सामग्री होनी चाहिए, ये भी सही हो सकता है। थर्ड है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है जो अधिगम में जो अधिगम हो रहा है वो वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत में मदद करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक, जो इनमें से मोस्ट जो अच्छा आंसर है अप्रोप्रिएट, वो जिसका आंसर है वो है थर्ड। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अनुशासन जो डिसिप्लिन है जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, फर्स्ट है चुप्पी साधे रहने के लिए, सेकंड शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, थर्ड है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, फोर्थ है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जब हम बात करें डिसिप्लिन की, जो चुप्पी साधे रहने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा कि बच्चे चुपचाप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसिप्लिन में भी हैं। ठीक, सेकंड है शिक्षकों को निर्देश देने में, ये भी गलत होगा। पाठ को रटकर, तो ये भी गलत होगा। जो इसका फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को अपनी शिक्षा की विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, एक जो बच्चा है वो अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग करें। ठीक, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है उसकी क्या भूमिका होती है? फर्स्ट है सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जिनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। सेकंड है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। थर्ड है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर्थ है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जब हम बात करें आनुवंशिकता और पर्यावरण की, जो उर्वरक हैं वो कहते हैं कि अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट होना है तो वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। अगर इनमें से किसी को भी जीरो कर दिया जाए तो डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जिनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित है। पूरी तरह से निर्धारित है ये बिल्कुल गलत होगा कि जीनी पर ही डिपेंड हो, आनुवंशिकता पर ही डिपेंड हो, वो इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड हो सकता है। ठीक, ये गलत होगा। सेकंड है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, किसी भी जन्मजात विकार को, ये भी बिल्कुल गलत होगा। ठीक, थर्ड है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि केवल भाषा विकास में, तो ये भी गलत होगा। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ, इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक, कि वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पे डिपेंड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? जो पियाजे के सिद्धांत है उसके अनुसार वो नहीं है। फर्स्ट है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। सेकंड, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। थर्ड, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। फोर्थ, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये बताइए क्या होगा इसका आंसर? जब हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, तो ये सही होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नॉट, कि पियाजे के सिद्धांत अनुसार कौन सा नहीं है, क्योंकि पियाजे कहते हैं कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से, अपने समाज से कंस्ट्रक्ट अपने आप को करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ये होगा नहीं। सेकंड है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। हाँ, अगर उसने नोट पूछा है तो इसका आंसर होगा सेकंड, कि पियाजे ये नहीं कहते कि बच्चे को आप निरंतर प्रैक्टिस कराएं उससे उसका अधिगम होगा। उसने नोट पूछा है तो इसका आंसर होगा सेकंड। थर्ड, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये ऐसा पियाजे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हाँ, पियाजे कहते हैं कि विकास अपनी मैच्योरिटी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 साल तक के लिए है। उसके बाद है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए है। उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 12 वर्ष के लिए है। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि एबव 12 ईयर है। जो इसका आंसर होगा वो होगा सेकंड, फोर्थ भी इसका नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? कि जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उनकी कौन सी एक इनमें से नहीं है? फर्स्ट है प्रतीकात्मक विचार का विकास, सेकंड है इगोसेंट्रिज्म या अहमन्यता, थर्ड है अनुत्क्रमणीयता या इरिवर्सिबिलिटी, फोर्थ है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ठीक, बताइए क्या होगा इसका आंसर? जब हम बात करें पूर्व संज्ञानात्मक विचार की जिसमें से नहीं है, जो इसका आंसर होगा फर्स्ट कि प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक, क्योंकि बच्चा अगर एक सिंबल को देखकर वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इसका मतलब क्या है, तो उसके अंदर एक प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है, जो कि ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं आता, ये इसके एबव वाली स्टेज में आता है। ठीक, हम इगोसेंट्रिज्म ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आता है, लेकिन वो नोट पूछा, इसका आंसर ये नहीं होगा। अनुत्क्रमणीयता ये भी इसका नहीं होगा, क्योंकि ये भी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आता है। इसके बाद फोर्थ ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में उसका एक ही पहलू देखता है। ठीक, उसका वो क्या है कुछ नहीं देखता बाकी का। अगर वो किसी पेन को देखता है तो ओनली पेन की हाइट को देखता है, इसका क्या उपयोग है, कैसे क्या होता है, वो इसको बारे में नहीं जानता। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? के अलावा मतलब इनमें से कौन सा छोड़कर निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इनमें से किसको छोड़कर खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फर्स्ट है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सेकंड यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, थर्ड वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, फोर्थ वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जब हम बात करें खेल युवा में बच्चों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका की, तो यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। हाँ, जो एक खेल होता है बच्चों के विकास में उसकी सेंसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक, लेकिन वो इनको छोड़कर पूछ रहा है कि इसमें नोट कौन सा है, तो इसका आंसर ये होगा नहीं। सेकंड है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, उसने नोट पूछा था इसको छोड़कर, तो जी हाँ इसका आंसर होगा सेकंड, इसको छोड़कर। ठीक, थर्ड है वे नए क्वेश्चन हासिल करते हैं, सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग करना है। ठीक, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। फोर्थ है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा है के अलावा, उनको छोड़कर, जो उसका आंसर होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कि बच्चा उसको गंभीर रूप से सोचे। ठीक, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है सही जवाब क्या है, सेकंड क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, थर्ड विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, फोर्थ क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करें? जिसका फर्स्ट ऑप्शन था सही जवाब क्या है, ये तो हाँ नाम ऑप्शन हो गया, इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक, तो ये भी इसका नहीं होगा। सेकंड है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो ये भी इसका नहीं होगा, कि हमने उसको एक कंडीशन में बांध दिया कि आप ऐसा ही आपको सोचना है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, हाँ इसका आंसर होगा थर्ड, कि एक प्रॉब्लम है इसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे और इसको किस तरह से अपन विभिन्न तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का? फर्स्ट है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग। सेकंड है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना। थर्ड है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। फोर्थ है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्रगतिशील शिक्षा किसका अच्छा वर्णन करती है? जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, इकाइयाँ परीक्षण और रैंकिंग, तो ये बिल्कुल गलत होगा कि बच्चे की रैंकिंग के अनुसार उसको डिवाइड कर दिया जाए या उसके रैंकिंग के अनुसार उसको अलग कर दिया जाए। सेकंड है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, ठीक, उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको ग्रुपिंग करना, तो ये भी गलत होगा। छात्रों की लेवलिंग करना भी गलत होगा। ठीक, थर्ड है परियोजना विधि,
क्षमता समूह बनाना भी गलत होगा और रैंकिंग भी गलत होगा। ठीक, तो ये भी इसका नहीं होगा। इसका आंसर होगा फोर्थ कि लर्निंग बाय डूइंग हो, प्रोजेक्टिव मेथड हो, कोऑपरेटिव लर्निंग हो। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। फर्स्ट है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। सेकंड है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करें। थर्ड, जीवन सच्चा शिक्षक है। फोर्थ, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जब हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा की, जो वह कहती है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा कि हमें स्कूल की ही आवश्यकता नहीं है। ठीक, सेकंड है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे। हाँ, इसका आंसर सेकंड होगा कि स्कूली एजुकेशन ऐसा हो इसमें समाज का दर्पण मिले, प्राकृतिक का दर्पण मिले, उसका प्रतिबिंब मिले। ठीक, क्योंकि इस स्कूल शिक्षा को समाज से और नेचर से जोड़ना बहुत ही जरूरी है, जिसका आंसर होगा सेकंड। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये भी इसका नहीं होगा। फोर्थ है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? खोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? फर्स्ट है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। सेकंड, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। थर्ड, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। फोर्थ, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है कि कोलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किसका योगदान के रूप में माना जा सकता है? फर्स्ट है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, जी बिल्कुल गलत होगा, इसमें टेस्टिंग है। ठीक, सेकंड है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, जी हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं अगले ऑप्शन को। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, ये तो बिल्कुल गलत होगा कि वो दार्शनिक है। ठीक, फोर्थ है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। हाँ, इसका आंसर ये होगा कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी के बीच में एक सहयोग समर्थन उन्होंने किया है। इसका आंसर सेकंड होगा नहीं, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। सेकंड, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। थर्ड, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। फोर्थ, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक, बताओ। जब हम बात करें ZPD की, ZPD क्या होता है? जब बच्चे का लेवल ये होता है और उसको यहाँ तक पहुँचना होता है, वो यहाँ तक पहुँच तो सकता है लेकिन उसको किसी की सहयोग की ज़रूरत होती है। जब किसी बाहरी का सहयोग, किसी टीचर का, किसी पेरेंट्स का सहयोग मिलता है तो वो इस स्टेज तक भी पहुँच सकता है। जो ये गैप है इसको ही बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। जी बिल्कुल गलत होगा कि बच्चा स्वयं ही जिम्मेदारी ले कि मैं इसको पूरा करूंगा, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। सेकंड है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। हाँ, इसका आंसर होगा सेकंड, कि आप किसी बच्चे को सहयोग देकर उसको एक लेवल तक पहुँचा सकते हैं। थर्ड है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाए, ये भी गलत होगा। और फोर्थ भी गलत होगा। ठीक, इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। ठीक, फर्स्ट है, में आमतौर पर माने गए हैं कि मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। सेकंड है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है।
थर्ड, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। फोर्थ है, स्त्री लक्षणों और पुरुषों को संदर्भित करता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो उभयलिंगी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर क्या होती है, उभयलिंगी व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी। फर्स्ट था, आमतौर पर माने गए हैं कि मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। हाँ, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा कि जो एक मर्दाना और जो स्त्री गुण है उनका समायोजन होना जरूरी है। ठीक, इसका आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड इसका होगा नहीं कि अहंकारी होने का आदत हो। थर्ड भी इसका नहीं होगा कि रूढ़िवादी हो। फोर्थ भी इसका नहीं होगा कि पुरुषों में संदर्भित स्त्री और लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता हो। ठीक, आज की वीडियो अपनी समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।